प्रश्न 1, यदि किसी वृत्त की परिधि C हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? C। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर C लिख लेंगे। वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr। पाई का मान होता है 22/7, r होता है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर C लिख लेंगे, क्योंकि C क्या है? वृत्त की परिधि है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी r पूछ रहा है। तो r बराबर हो जाएगा C/2π। देखिए r, पाई और 2 तीनों क्या है? गुना में है। तो 2π को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है। तो 2π यहाँ पे बटा में आ जाएगा, यानी C/2π हो गया त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? C/2π। r होता है त्रिज्या। तो इसका उत्तर आ गया है C/2π। अब प्रश्न दूसरा हल करेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3r हो तो उसकी परिधि क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या कितना है? देखिए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, अब देखिए त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो r बराबर कितना दिया हुआ है? 3r। वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं तो त्रिज्या है 3r, यानी r बराबर हो गया 3r। तो उसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो पाई का मान होता है 22/7, लेकिन यहाँ पे 22/7 हम नहीं लिखेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। तो 2πr की जगह पे क्या लिख देंगे? 3r लिख देंगे। r की जगह पे क्या लिखेंगे? 3r। ठीक है। देखिए त्रिज्या कितना है? 3r दिया हुआ है। तो यानी r कितना है? 3r। तो r की जगह पे 3r बस लिख देंगे तो परिधि ज्ञात हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तीनों गुना में है। 3 दूना 6, 6πr। तो वृत्त की परिधि हो जाएगा 6πr। प्रश्न 3, यदि किसी वृत्त का व्यास d हो तो उसकी परिधि क्या होगी? तो प्रश्न 3 में दिया हुआ है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है? d। वृत्त का व्यास दिया हुआ है d। तो परिधि, अब देखिए वृत्त का परिधि का सूत्र होता है πd। जब व्यास दिया हो तो परिधि निकालने का सूत्र हो जाएगा πd। ठीक है। व्यास को d से लिखते हैं, व्यास को d से लिखते हैं। तो जब व्यास दिया हो तो परिधि निकालने का सूत्र हो जाएगा πd। तो इसका उत्तर आ गया है πd। प्रश्न 4, यदि वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो प्रश्न 4 में हम लिखेंगे माना कि दोनों वृत्तों, माना कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 2r और 3r। तो देखिए
कह रहा है कि यदि वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो त्रिज्या जो है अनुपात में दिया हुआ है, तो उसको हम r गुना करके मान लेंगे। r क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो हम मान लेंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या है 2r और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 3r, तो 2r और 3r लिख लेंगे, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं। अब कह रहे हैं कि उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है? 2πr। अब यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, तो लिखेंगे अतः परिधियों का अनुपात बराबर हो जाएगा 2π2r बटा 2π3r। देखिए दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या क्या है? 2r और 3r। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या है 2r और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 3r, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो r की जगह पे 2r लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या है 2r और एक का त्रिज्या है 3r, तो r की जगह पे 3r लिखेंगे। तो अनुपात निकालना है, तो यानी भागा देंगे। तो देखिए 2πr बटा 2πr, r की जगह पे 2r लिख लिए पहले वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 3r, तो 2πr, r की जगह पे क्या लिख लेंगे? 3r, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो इस तरह लिख लेंगे। अनुपात निकालना है इसलिए इसे बटा में लिख लेंगे। 2π से 2π कट गया, यहाँ पे क्या बच गया? 2r बटा 3r, r से r कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे? बच गया 2/3, यानी 2:3 हो जाएगा। तो यदि वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो, तो उनकी परिधियों का अनुपात भी 2:3 होगा। उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? 2:3। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला में किसी वृत्त के सभी व्यास आपस में, तो प्रश्न 5 का पहला में हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? समान। तो कह रहा है किसी वृत्त के सभी व्यास आपस में क्या होता है? समान होता है। यानी किसी वृत्त के सभी व्यास, यानी एक वृत्त है उसका जो व्यास होगा, जैसे देखिए मान लीजिए एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त है, तो व्यास क्या होता है? जो रेखा केंद्र से गुजरे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? व्यास। ये व्यास हो गया। फिर इधर से देखिए केंद्र से गुजर रहा है, तो ये भी व्यास हो गया। तो ये सब क्या होता है? आपस में समान होते हैं। तो चाहे जितना भी व्यास हो सब बराबर होगा, तो इसका उत्तर होगा समान। दूसरा, वृत्त के केंद्र उसके, दूसरा में क्या है? देखिए वृत्त के केंद्र उसके, तो इसका रिक्त स्थान में हम भरेंगे अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब हो गया अंदर। तो देखिए एक वृत्त है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? उसके अंदर होता है। यहाँ पे होता है वृत्त का केंद्र, तो वृत्त के अंदर होता है, यानी अभ्यंतर। तो अंदर को अभ्यंतर भी कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र उसके अभ्यंतर में होता है, यानी उसके अंदर होता है, वृत्त के अंदर होता है वृत्त का केंद्र, तो यहाँ पे अभ्यंतर भरेंगे। तीसरा, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका, तो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास, क्या यहाँ पे भरेंगे? व्यास, रिक्त स्थान में। देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो जीवा का मतलब क्या हो गया? जो देखिए ये जीवा है,
ये जीवा है, ये जीवा है, ये सब जीवा हो गया। ठीक है, तो कह रहा है किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा? व्यास होगा। ये सब देखिए छोटा जीवा हो गया, जो व्यास होगा, जो केंद्र से होकर गुजरेगा, वही सबसे बड़ी जीवा होगा। चौथा, वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की, तो इसमें आधी भरेंगे। क्या भरेंगे? आधी। वृत्त की जो त्रिज्या होता है उसके व्यास की आधी होती है। देखिए मान लीजिए एक वृत्त है ये, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या हो गया, ये केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गया, और इसका दुगना अगर कर दें, अगर इधर भी सटा दें यहाँ तक, तो ये हो जाएगा व्यास। ये हो गया त्रिज्या और ये पूरा हो गया व्यास। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। प्रश्न 6,